Hello, Assalamu alaikum. Good afternoon to all of you. How are you all? Everyone is fine. Am I audible to all of you? Okay. So we are going to have our first lecture. So let me share my screen to you. Okay. So good afternoon and welcome to the new batch and new journey, the Bidar batch, the India's most awaited batch. We extend our huge welcome to all of you here on this platform, everyone. And this is the first class through this batch where we are taking right now, okay? And to tell you about some introductory things about this batch, first of all, I congratulate all of you that you have made this step and you cleared the test, scholarship test, and you made it clear for you, and you are here in the batch, Bedar batch. And this batch will be a journey for all of us that will make our dreams come true, inshallah. एंड वी विल वर्क हार्ड टुगेदर, हम लोग एक साथ मिलके मेहनत करेंगे, अच्छे से इस जर्नी को आगे तक ले जाएंगे और इस जर्नी को कामयाब होकर दिखाएंगे। सो लेट मी टेल यू अबाउट द लेसन। मैंने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको कहा था पहले ही कि कौन कौन से चीजें हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें से। जैसे नाइन्थ एंड टेंथ को हम कंबाइंडली लेने जा रहे हैं इसमें, और नाइन्थ के कुछ लेसन हैं जो टेंथ से मैच कर रहे हैं। जैसे कि नाइन्थ का कोई एक ऐसा लेसन है जिसका सेकंड पार्ट टेंथ में है, तो उन दो लेसन को हम लोग कंजिकेटिवली पढ़ने जाएंगे, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम कंजिकेटिवली, पहला नाइन्थ का लेंगे, उसके बाद टेंथ का उसका लेंगे। लेकिन उसके अलावा जो बाकी लेसन हैं जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है, जो सेपरेटली है, ठीक है, तो उनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ नाइन्थ से, ठीक है। नाइन्थ का स्टार्ट करेंगे हम, नाइन्थ का सिलेबस, और जहां जहां नाइन्थ का टेंथ में से मैच करेगा कोई लेसन, तो वहां हम नाइन्थ और टेंथ का साथ में देंगे। ओके, सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, तो व्हाट आई मीन। तो इससे पहले कि ये जो हमारा लेसन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके बारे में बता दूं आपको, पहले इसके बारे में जानकारी होगी कि हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इसीलिए फिर से मैंने स्टार्टिंग से ही जो चीजें पहले हमने डेमो क्लासेस में डिस्कस की थी, प्रीवियस क्लासेस में पहले से जब मैंने क्लासेस दी थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था। एक लेसन था फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने डिस्कस किया हुआ था। आई थिंक इसकी डीपीटीज वगैरह भी हुई थी शायद, लेकिन अब इसको एक न्यू स्टार्टिंग से हम इसको फिर से पढ़ेंगे, और अब डीपली माइन्यूटली इस लेसन के बारे में हर एक चीज जानेंगे। और साथ साथ इसका डीपीटी भी होता रहेगा एज पर द टाइम शेड्यूल दैट हैज बीन गिवन टू यू। जो आपको टाइम शेड्यूल दिया गया है उसी हिसाब से जो है इसको हम पढ़ेंगे, और डीपीटीज भी उसी हिसाब से होती रहेंगी। तो ये थोड़ा सा कन्वर्सेशन था। नाउ क्या हम स्टार्ट करें? लेट वी कंटिन्यू विद द लेसन। 1 सेकेंड, मैं यहाँ से आपको आपको अनम्यूट किया हूँ, ठीक है। ओके, यू कैन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ ऑल एंड यू कैन Yes. टॉक। ओके, Yes, sir. Good afternoon, sir. ओके ओके, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग अब न्यू बैच में आने जा रहे हैं। और ये बैच जो है, ये सिर्फ बैच नहीं है, ये बात मान लीजिए आप, ये बैच नहीं है, जर्नी है। ये ऐसी जर्नी है जो जर्नी हमें अपने गोल तक ले जाएगी इंशाल्लाह। ओके, तो Yes, sir. हाँ, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन था इसमें किंग, ठीक है। तो इसको हम फिर से एक बार पढ़ेंगे, अब माइन्यूटली इन चीजों को पढ़ेंगे। ये पीपीटी के जरिए से मैं आपको पढ़ाऊंगा अब, ठीक है। तो हर चीज जो है पीपीटी के जरिए से आपको समझाई जाएगी। नाउ व्हाट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन? मुनाफ, व्हाट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन? Yes, sir. जो French Revolution है, it just gave the idea about the liberty and all other things that was not existing at that time. It is just not an not revolution, but it is an emotion also that inspired a lot of people. Okay, very good. It's a general discussion of the French Revolution. It's actually not an revolution. It was actually an emotion that strengthened the people, that energized the people. Very good. So about the French Revolution, I am telling you, Mariam, can you explain few lines about the French Revolution?
Mariam, you can unmute yourself and you can tell few lines Yes, about the sir. French Revolution. हाँ बेटा, okay. What actually the French Revolution is? French Revolution इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है. So the French Revolution was started in 1789 because of the riots. Okay, very good. Sir, as Louis XVI was increasing the rate of bread, the poor people did not had enough money, so they couldn't buy the bread. That's why the riots started, and that led to French Revolution. Okay, very good. This is one cause that we can say that it's a cause of the French Revolution, how the French Revolution has been started. Now, let me tell you about the introductory part of the French Revolution. The French Revolution started in 1789 and dethroned the then existing political institutions, removed the French monarchy, and cemented a just, responsible government. What does this mean? मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से. देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुआ 1789 में, ये हमें पता ही है. एंड डिथ्रोन का मतलब क्या होता है, ये चीजें आप याद रखिए. मैं आपको बताता हूँ, आई रिकमेंड ऑलवेज यू कि अपना एक रफ और पेन अपने हाथ में रखा करें सामने, ठीक है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि उन चीजों का थोड़ा थोड़ा मीनिंग वहां लिखते जाओ. हालांकि नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो लेक्चर के दौरान बहुत ही डीपली मीनिंग निकल के आती हैं, वो फिर नोट्स में नहीं हो पाती, इस वजह से कह रहा हूँ. तो डिथ्रोन 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एंड डिथ्रोन द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. डिथ्रोन मतलब हो गया कि जो ऑलरेडी वहां लीडरशिप थे उनको, उन लीडरशिप को हटा दिया, ठीक है. डिथ्रोन यानी कि थ्रोन हो गया चेयर जिसपे कोई बैठता है, जिसको कहते हैं ना गद्दी, है ना, गद्दी पे बैठना यानी कि लीडरशिप पे बैठना, ठीक है. लेकिन अगर हम कहेंगे लीडरशिप से हटाना तो उस हटाने को कहते हैं डिथ्रोन, यानी कि थ्रोन से अलग कर दिया, ठीक है. डिथ्रोन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फ्रेंच में थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद सारे के सारे इंस्टीट्यूशन डिथ्रोन हो गए, सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए. एंड रिमूव द फ्रेंच मोनार्की, और जो वहां पे मोनार्की थी फ्रेंच में उसको रिमूव कर दिया, ठीक है. ये एक्चुअली पार्ट है एंड. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है, तब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब खत्म हो जाता है तब जाकर ये हमें समझ में आता है कि वहां जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डिथ्रोन हो गए, यानी कि सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की लीडरशिप खत्म हो गई, और साथ साथ जो मोनार्की थी फ्रांस में वो मोनार्की भी खत्म हो गई, ठीक है. देन एंड सीमेंटेड ए जस्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. सीमेंटेड का मतलब होता है बेटा बनाना, क्रिएट. सीमेंटेड मतलब होता है टू क्रिएट, ठीक है. एंड सीमेंटेड टू क्रिएट ए जस्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. वहां पे द सेज ऑफ बेस्टल, सेज ऑफ बेस्टल का मतलब होता है टाइम, साइज का मतलब होता है टाइम. द साइज ऑफ बेस्टल यानी कि द टाइम ऑफ बेस्टल, जो बेस्टल एक पेरिस में एक सिटी थी, एक जगह थी, एक फोर्ट, जैसे हम कहते हैं ना आगरा फोर्ट, इसी तरीके से वहां पे पेरिस में एक फोर्ट था, उसका नाम था बेस्टल, ठीक है. इट वाज एक्चुअली ए फोर्ट, ठीक है. तो द टाइम ऑफ बेस्टल, जो वहां पे बेस्टल में एक टाइम ऐसा आया, कब आया, 14 जुलाई 1789. 14 जुलाई 1789 में बेस्टल में जब वो टाइम आया, उस टाइम ने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर किया. क्यों? उसी टाइम ने 14 जुलाई 1789 की वजह से ही, जब जो अभी आपने कहा कि प्राइसेस हाई हो गए थे, लोग बेचारे जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा उनको खर्चा हो रहा था, और उनके पास टैक्सेस भी पे करने को होते थे. हालांकि वहां लोगों में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि सिर्फ एक ही सेक्टर था लोगों का, एक ही सेक्शन था लोगों का जो टैक्सेस पे कर रहे थे, बाकी जो अमीर लोग थे उनको टैक्सेस नहीं लग रहे थे. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, और लोगों ने क्या एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक्स निकाले, हड़ताल निकाले, प्रोटेस्ट निकाले. किसके खिलाफ? जो वहां पे उस वक्त किंग था. और उसी की वजह से वहां पे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन आकर हुआ 1789 में. ओके, ये एग्जैक्ट डेट है 14 जुलाई 1789 में. एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो है ना, ये एक इंट्रोडक्टरी है, ये पूरा कंक्लूजन है इसका. इट एंडेड विद द नेपोलियन बोनापार्ट राइज टू द पावर. और फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्ट में कब एंड होता है? जब नेपोलियन बोनापार्ट एज ए रूलर आता है, एज ए नेक्स्ट किंग आता है, एज ए नेक्स्ट एम्परर आता है फ्रांस में, आफ्टर द लुइस 16. एंड बहुत सारे लुइस 16 और जो नेपोलियन है, इसके दरमियान भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स आते हैं जो फ्रांस को चलाते हैं. किसी का 1 साल का टेन्योर होता है तो कोई 4 साल 5 साल चलाता है, ठीक है. लेकिन एट द एंड हम देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है नेपोलियन बोनापार्ट के पावर तक, जब नेपोलियन बोनापार्ट का पावर आता है तब तक चलता चलता आता है, और तब तक फिर उसी के बाद
फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है आफ्टर द पावर ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, दिस इज द लिटिल समरी, ये एक लिटिल समरी है किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789 एंड डिथ्रोन्ड द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में स्टार्ट हुआ था और जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उससे पहले वहां पे थे सबको डिथ्रोन कर दिया, डिथ्रोन मतलब सबको खत्म कर दिया, एंड रिमूव द फ्रेंच मोनार्की, और फ्रांस में जो मोनार्की थी उसको भी खत्म कर दिया, और क्या बनाया, सीमेंटेड ए जस्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और क्रिएट किया एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आकर हुआ है, एक्चुअली इट वाज द टाइम ऑफ 14 जुलाई। एक जगह है पेरिस में, उसका नाम था बेस्टल, तो उस जगह में 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है मेनली ऑकर हुआ, ड्यू टू द अपराइजिंग ऑफ द प्राइसेस, रियोट्स, क्राइसिस, है ना, इनकी वजह से जो है लोगों में बहुत सारा मसले मसाइल पैदा हुए, जो गवर्नमेंट को बिल्कुल उनके गवर्नमेंट को वो चीजें जो है दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन लोग जो है उन चीजों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे थे, इफेक्टिव हो रहे थे, लोगों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो इसके बीच में जितने भी ज्यादा रियोट्स हो रहे थे, उन रियोट्स ने क्या किया, राइज किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है एट द एंड नेपोलियन बोनापार्ट के पावर तक आने से खत्म हो जाता है। जब नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आता है उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ अब जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया था, अब हमें बढ़ना है अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन चीज पे कि वहां के लोग कैसे। ठीक है, एक सेकंड तो मैं थोड़ा हटा देता हूं। हाँ, सी सोसाइटी अंडर द ओल्ड रेजिम, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सोसाइटी थी वो किस तरह की थी, व्हाट वाज द फीचर ऑफ द सोसाइटी इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले देयर वायर, ये आपने पढ़ा ही होगा, देयर वायर द पीपल वायर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। फर्स्ट 3 सेक्शन मतलब एस्टेट्स हैं, 3 एस्टेट्स में लोगों को डिवाइड किया गया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। अब फर्स्ट एस्टेट में क्या था, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, वो हम पढ़ेंगे। याद रखना, इन फ्रेंच रेवोल्यूशन आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द लुइस 16, लुइस 16 जो किंग था, वो मैंने इसलिए अभी नहीं बताया क्योंकि हम थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो बेस था वो किस तरीके से बना, लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन आकर करने के लिए क्या चीजें की, और रेवोल्यूशन को जो चीजें बेस बन गई, यानी कि किसी भी लड़ाई की एक बेस बनती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जब हम नेशनल मूवमेंट के मतलब नेशनल मूवमेंट को हमने स्टार्ट किया तो हमारी बेस क्या बनी थी, हमारी बेस ये बनी थी कि जब रिवोल्ट 1857 को खत्म किया था और उसमें फिर लोगों को जब बहुत ज्यादा मारा था, यहाँ जुल्म जाती हो रही थी, क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा हो रही थी, हमारे लिए टैक्सेस ज्यादा पे हो रहे थे, लगान जिसको कहते थे। तो कोई ना कोई चीज होती है, जब हम रिवोल्ट करते हैं ना, उस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए, उस रिवोल्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज होती है जो पीछे हुई होती है। तो सेम इज द कंडीशन। सबसे पहले मैंने इसीलिए कहा कि जो वहां सोसाइटी थी फ्रांस में, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, 3 सेक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन वर देयर। पहला उसको कहा जाता था फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट को क्या कहा जाता था, कि कोई मुझे बताएगा क्या नाम था इसका, एक क्लर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड एस्टेट का क्या नाम था, पादरी। नोबिलिटी। नोबिलिटी। वेरी गुड। और थर्ड एस्टेट, So peasants, Common merchants, people. The peasant, small businessman, merchants, traders. businessman. वेरी गुड। इसको कहते हैं कॉमनर्स। क्या कहते हैं, Common Common. public. और कॉमनर्स में ही आते हैं पीजेंट्स, मर्चेंट्स, बेगर्स, फार्मर्स, एवरीवन इज इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। नाउ फर्स्ट एस्टेट जो है, इसमें कौन लोग थे, हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ द चर्च। फर्स्ट एस्टेट में यहाँ पे पादरी वगैरह जो हुआ करते थे वो इंक्लूड थे, और दूसरे प्रिविलेजेड, यानी कि प्रिविलेजेड जिनकी अच्छी रेस्पेक्ट, रुतबा जिनका होता था, है ना, प्रिविलेज जिनको कहते हैं, इनका ऑनर हुआ करता था सोसाइटी में। ठीक है, तो फर्स्ट एस्टेट में ये दो तरीके के लोग रहते थे। एक तो वो जो चर्चेस में रहते थे, यानी कि जो वहां पे चर्चेस को बिलोंग करते थे, यानी कि फादर्स वगैरह होते थे वहां पे, जो फादर्स होते थे चर्चेस को बिलोंग करते थे, और उनका काम क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे। एक स्लाइड में मैंने सारा डिटेल में रखा है कि इनका क्या काम था, इनका क्या काम था, इनका क्या काम था, लेकिन फिलहाल हम जनरली देखेंगे। फर्स्ट स्टेट को कहा जाता है क्लर्जी। क्लर्जी जो लोग थे, ये वो लोग थे जो चर्चेस को बिलोंग करते थे और इनको सोसाइटी में हाई प्रिविलेज था, यानी कि हाई रेस्पेक्ट था। सेकंड स्टेट, इनका नाम था नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब हो गया, ये भी एक प्रिविलेज सेक्टर था, लेकिन इसमें ये जो थे, इसमें मिनिस्टर्स वगैरह, याद रखना, इसमें मिनिस्टर्स,
जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते थे वो इसमें बिलोंग करते थे, जितने भी ऑफिसर्स वगैरह बिलोंग करते थे वो इसमें बिलोंग करते थे, जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स वो इसमें बिलोंग करते थे सेकंड एस्टेट में। और थर्ड एस्टेट जो था ये एक कॉमन एस्टेट था। इसमें कौन बिलोंग करते थे? एवरीवन एल्स, जितना भी बाकी इन दोनों के बाद जितनी भी पॉपुलेशन रहती थी वो सारी किसमें? थर्ड एस्टेट में बिलोंग करती थी। यानी कि पीजेंट्स इन द कंट्री साइड टू वेल्दी, ये जो है बार्ग्यूज, मर्चेंट्स एंड ये होते हैं वो लोग जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं हुआ करती थी, यानी कि बेगर्स, आप इस तरीके से रख सकते हैं, बेगर जो होते थे इन द सिटीज एंड अनप्रिविलेज्ड मतलब जिनका कोई रेस्पेक्ट नहीं होता था, जिनका कोई ऑनर ही नहीं होता था। इसमें थर्ड एस्टेट में वही लोग रहते थे। द पीपल हु आर द पीजेंट्स, हु आर द बेगर्स, हु आर द फार्मर्स एंड हु आर नॉट हैविंग एनी प्रिविलेज, जिनका कोई प्रिविलेज नहीं था, वो थर्ड एस्टेट में आते थे, यानी कि कॉमनर्स में आते थे। सेकंड में नोबिलिटी मतलब जिसमें ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स वगैरह आते थे। फर्स्ट में जिसमें फादर्स, यानी कि चर्च, दोज पीपल हु बिलोंग्स टू द चर्च, और इनका हाई प्रिविलेज होता था, फर्स्ट एस्टेट का भी और सेकंड एस्टेट का भी, इनका भी हाई प्रिविलेज होता था। तो ये थ्री एस्टेट्स है जो कि फ्रांस में उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे जब वहां फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ये थ्री सेक्टर्स थे, थ्री सेक्टर्स बोलिए, सेक्शंस बोलिए या पॉपुलेशन डिविजन बोलिए, ये थ्री पॉपुलेशन डिविजन थे उस वक्त। नाउ अब अगर हम देखेंगे कि इन तीनों का अलग अलग काम क्या था, व्हाट वाज द डिफरेंट वर्क ऑफ ऑल द थ्री एस्टेट्स, तीनों एस्टेट्स का अलग अलग काम क्या था। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो यहाँ पे समझने की। एक सेकंड, हाँ सी पहला स्टेट, अगर हम पहले स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे, तो पहले स्टेट में क्या है? फर्स्ट स्टेट। इसमें याद रखना बेटा, यू हैव टू राइट डाउन दिस पॉइंट्स, ये मेंशन कर दो, ठीक है। हालांकि अगर चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में ये नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपने नोट्स के लिए और डीपीटीज के लिए, डीपीटी जो अभी लगेगी उसके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीपीटी आज के लेक्चर से ही बनेगी। तो फर्स्ट एस्टेट की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट एस्टेट मतलब हो गया क्लेरजी, यानी कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना क्लेरजी, ठीक है। इसमें जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 1 10 100,000 10,000 लाख, 13 लाख। इसमें जो पॉपुलेशन थी वो 13 लाख थी, क्लेरजी पीपल जो थे, है ना। और इनकी जो रैंक थी वो क्लेरजी थी, और ये किससे बिलोंग करते थे? चर्चेस को बिलोंग करते थे। अब इनका प्रिविलेज क्या था? प्रिविलेज मतलब इनको ऑनर किस तरीके से दिया जाता था, इनका काम क्या था, ठीक है। सबसे पहले कलेक्टेड द टीथ, टीथ का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? anyone can anyone So among you? taxes, Yes, Yes, sir. some taxes Tax implied. divided by the church comprising. Pigeons. very good. teeth was actually a type of tax. सबसे पहला काम इनका ये था, देखो प्रिविलेज इस तरीके से दिया जाता है, ऑनर इस तरीके से दिया जाता है। इनका पहला ऑनर ये था कि ये लोगों के टैक्सेस लेते थे। दूसरा ऑनर ये था सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। दूसरा ऑनर ये था कि ये प्रेस के सेंसरशिप थे, यानी कि सेंसरशिप मतलब क्या था? उस वक्त जो फ्रांस में प्रेस था, प्रेस मतलब हो गया मीडिया, जो भी मीडिया वहां काम कर रहा था उनको पहले इनसे इजाजत लेनी थी कि हम क्या छपाए, कौन सी न्यूज हम बनाएंगे, किस न्यूज को हम आगे पहुंचाएंगे। वो न्यूज वाले, वो मीडिया वाले सबसे पहले इनसे मिलते थे, इनसे फर्स्ट एस्टेट से, यानी कि क्लेरजी से मिलते थे, और इनके ऑर्डर्स के बेसिस पे फिर वो आगे न्यूज देते थे। दिस वाज द प्रिविलेज। उसके बाद केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिजेस एटसेट्रा। जितने भी फ्रांस में उस वक्त जितने भी वहां डेथ हुआ करती थी, बर्थ हुआ करती थी और मैरिज हुआ, शादियां हुआ करती थी, सारा का सारा रिकॉर्ड इनके पास हुआ होता था, क्लेरजी लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद जो था कैथोलिक फेथ, कैथोलिक मतलब चर्च, याद रखना। कैथोलिक फेथ हेल्ड ऑनर्ड पोजीशन टू बीइंग द स्टेट रिलीजन प्रैक्टिस्ड बाय मोनार्क एंड नोबिलिटी, याद रखना। कैथोलिक फेथ यूजर यानी कि चर्चेज में जाने की इजाजत सिर्फ इन्हीं को थी, और साथ साथ में इनके साथ सिर्फ नोबिलिटी जा सकते थे। नोबिलिटी मतलब सेकंड वाले, नोबिलिटी इज सेकंड एस्टेट। चर्चेज में जाने की इजाजत कैथोलिक यानी कि प्रीचिंग इन द चर्च, ठीक है, वहां पे जाने की इजाजत सिर्फ एक तो फर्स्ट एस्टेट की थी यानी कि क्लेरजी की थी, और दूसरा नोबिलिटी की यानी कि सेकंड एस्टेट की थी। और लास्ट प्रिविलेज क्या था इनका? ओल्ड 20% ऑफ द लैंड, इनके पास 20% ऑफ लैंड, यानी कि ऑल ओवर द लैंड जितनी फ्रांस में उस वक्त थी, तो उसमें से जो 20% लैंड था वो इन्हीं के पास था, वो यही कंप्राइज करते थे। दिस वाज द प्रिविलेज ऑफ फर्स्ट एस्टेट। ये बातें याद रखना बेटा, इट विल बी आस्क्ड इन द डीपीटी एंड द टेस्ट आल्सो, टेस्ट पेपर आल्सो।
कि व्हाट वर द प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस में कौन कौन सी चीजें थी। हो सकता है डिस्क्रिप्टिव आंसर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आपको कल पूछा जाएगा बोर्ड या आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो व्हाट वर द प्रिविलेजेस ऑफ द फर्स्ट एस्टेट, यू हैव टू राइट दीज थिंग्स। कलेक्टेड द टेथ, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, है ना, कंट्रोल, हाँ ये हमने ये पढ़ा था। एजुकेशन का जो कंट्रोल है वो भी इन्हीं के हाथ में था। जितनी भी वहाँ एजुकेशन सिस्टम में जितनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनते थे वो सारा का सारा इनके हाथ में होता था कि किस तरीके से क्या करना है, कितना फंड एजुकेशन में जाना है, किसको टीचर बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको एडमिशन देना है, किसको नहीं देना है, ये सारा का सारा इनके हाथ में था। किनके हाथ में? क्लेरिजी लोगों के हाथ में। देन एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मतलब होता था कि किन चीजों से इनको अलग रखा गया था। एग्जाम्प कहते हैं ना, एग्जाम्प, एग्जाम मतलब होता है किसी को किसी चीज से अलग रखना। वेरी गुड। अब इनकी एग्जाम्पशन क्या थी? सबसे पहला एग्जाम्पशन ये था, इनका एग्जाम्पशन ये था कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। सबसे पहला एग्जाम्पल, ये टैक्स फ्री लोग थे। हालांकि काम इनके पास ही ज्यादा था, नौकरी इनके पास सबसे बड़ी होती थी, पैसा इनके पास सबसे ज्यादा होता था, लैंड इनके पास सबसे ज्यादा होती थी, ऑनर इनके पास सबसे ज्यादा होता था, खर्चा भी यही लोग सबसे ज्यादा करते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट का एक रूल ये था कि इनको टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। ये टैक्स फ्री लोग हैं। दूसरा, सब्जेक्ट टू द चर्च लॉ रादर देन द सिविल लॉ। इनके पास एक और एग्जम्पशन था ये कि अगर ये कभी भी कोई गलती कर ले, कोई भी इनके साथ कोई भी मसला पेश आ जाए, ठीक है, तो इनके लॉ में ये था कि इनके लिए जो राइट्स या जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये लोग खुद से क्रिएट करेंगे चर्च में। यानी कि वो आपने सुना है वो प्रोवर्ब, अदालत भी इनकी ही, मुल्जिम भी इनका, जज भी इनका, तो फैसला भी इनका, सब इनका ही था। यानी कि अगर इनकी गलती भी हो जाती थी तो ये खुद ही फैसला सुनाते थे और खुद ही जज भी होते थे। सारा कुछ इनके हाथ में होता था। दैट्स सब्जेक्ट टू द चर्च लॉ रादर देन द सिविल लॉ। यानी कि ये चर्चेस के बेसिस पे लॉ बनाते थे, ना कि सिविल लॉ पे। सिविल लॉ हो गया जहां पे आम लोगों के बेसिस पे वहां पे जस्टिस या इक्वलिटी प्रमोट की जाए। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं था। अगर कोई गलती भी हो जाती थी इनको या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती तो ये सिर्फ चर्च से बिलोंग करते थे, ये चर्च के तहत रहते थे, बस सिविल लॉ के तहत नहीं रहते थे ये। और उसके बाद अगर हम देखेंगे बर्डन, बर्डन मतलब इन पे काम कौन से रहते थे, ठीक है, ये किस किस चीज को प्रैक्टिस करते थे, किन किन चीजों को ये प्रैक्टिस कराते थे अपने वहां पे। सबसे पहला है मॉरल ऑब्लिगेशन। सर प्रिविलेजेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? प्रिविलेज इज समथिंग द सिनोनिम ऑफ ऑनर। प्रिविलेज मतलब हो गया ऑनर, रेस्पेक्ट। और एग्जेम्पशंस? एग्जेम्पशन हो गया बेटा जब हम किसी चीज को, व्हेन वी सेपरेट वन फ्रॉम सम अदर थिंग, जब हम किसी को एक अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं किसी को, हम कहते हैं ना कि ही इज और शी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस। यानी कि वो उसको एग्जेम्प्ट इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कोई ना कोई चीज उस चीज के लिए अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल हम एग्जेम्प्ट रखते थे, यहाँ पे हम एग्जेम्प्ट रखते थे इनको किस चीज से? टैक्सेस से। टैक्सेस से इसलिए एग्जेम्प्ट रखते थे क्योंकि ये लोग ऑलरेडी प्रिविलेज्ड पीपल थे, इसलिए इनको टैक्सेस से एग्जेम्प्ट रखा जाता था। एग्जेम्पशन का मतलब होता है व्हेन वी सेपरेट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एनी पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम द होल पॉपुलेशन या फ्रॉम द होल कम्युनिटी, जब उनको अलग रखते हैं, अलग ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। वो प्रिविलेज हो गया ऑनर, ऑनर, रेस्पेक्ट। ओके सर, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे बर्डन। बर्डन मतलब हो गया इन पे किस किस काम का मतलब बोझ था, ये क्या क्या काम करते थे। देखिए सबसे पहला मॉरल ऑब्लिगेशन रादर देन लीगल ऑब्लिगेशन टू असिस्ट द पुअर एंड नीडी। सबसे पहला काम ये था कि मॉरल ऑब्लिगेशन, ये जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी वहां पुअर लोग थे, उनको मॉरली सपोर्ट करना इनका काम था। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि गरीब लोगों को असिस्ट करना, गरीब लोगों को समझाना, गरीब लोगों को बताना क्या करना है, इनका पहला काम ये था। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें, सपोर्ट द मोनार्की एंड ओल्ड रिजिम। दूसरा काम ये था इनका कि जो मोनार्की वहां पे एग्जिस्ट थी, यानी कि लुइस 16 की जो मोनार्की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उस मोनार्की को सपोर्ट करना, उसके खिलाफ कभी नहीं जाना। ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम मतलब वही, ओल्ड रिजिम मतलब हो गया ना कि वही जो हमने अभी पढ़ा था, ओल्ड रिजिम हो गया था जो 3 एस्टेट्स बनाए गए थे, जो वहां पे पहले से ही 3 एस्टेट्स बनाए गए थे। तो ये इन चीजों को, पहला मोनार्की को सपोर्ट करना और ओल्ड रिजिम को सपोर्ट करना, यानी कि अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लुइस 16 काम करना। जो लुइस 16 कहता था वो इनको करना था। दिस वाज देयर वर्क, ये उनका काम था। ये हमने डिस्कस किया अभी
फर्स्ट एस्टेट को। फर्स्ट एस्टेट में पॉपुलेशन कितनी थी, उनको क्या कहा जाता था, क्लेरिजी, और उनके पास काम क्या हुआ करता था, ठीक है, यानी कि प्रिविलेजेस उनके पास क्या थे, किस किस चीज का ऑनर मिलता था उनको, यानी कि प्रिविलेज मतलब हुए किस किस चीज का ऑनर मिलता था उनको। तो ये थे सारी चीजें जो उनको ऑनर मिलता था, इन चीजों के बेसिस पे उनको ऑनर दिया जाता था सोसाइटी में। और एग्जाम्प्ट यानी कि वो उनको किस चीज से अलग रखा जाता था, टैक्सेस से उनको अलग रखा जाता था सबसे पहले, यानी कि उनको टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे। और दूसरा चर्च, यानी कि उनके जितने भी लॉ एंड ऑर्डर थे वो सिर्फ चर्च को मानते थे, सिविल लॉ को वो नहीं मानते, इससे भी अलग रखा जाता था। सिविल लॉ सिर्फ वहां किसके लिए था, गरीब लोगों के लिए, पुअर पीपल के लिए सिविल लॉ था। अगर पुअर पीपल के लिए कोई मसला दरपेश आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए सिविल लॉ, यानी कि वहां पे बहुत सारे कायदे कानून होते थे, प्रिजन भी होता था वहां पे, हो सकता था डेथ सेंटेंसेस होते थे, तो वो वहां पे दिए जाते थे सिविल लॉ में। लेकिन चर्चेस का लॉ अपना हुआ करता था इनका, कि ये जिस तरीके से चाहते थे उसको मैनिपुलेट करते थे। तो एग्जेम्प्टेड ये इन दोनों चीजों पे थे, टैक्सेस पे और लॉ एंड ऑर्डर पे। और फिर बर्डन, यानी कि इन पे किस चीज का बोझ था, किस चीज का ये लोग काम करते थे। सबसे पहले ये मॉरल ऑब्लिगेशन करते थे, यानी कि पुअर पीपल को असिस्ट करते थे, पुअर एंड नीडी पीपल जो थे उनको असिस्ट करते थे कि गलत क्या है सही क्या है। मॉरल ऑब्लिगेशन वही होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी चीज इन पे ये था कि जो मोनार्की वहां पे थी उसको सपोर्ट करना, मोनार्की के तहत काम करना, दिस वाज द फर्स्ट एस्टेट। नाउ टुवर्ड्स द सेकंड एस्टेट, अगर हम सेकंड एस्टेट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड एस्टेट का जो नाम है वो नोबेलिटी है, नोबेलिस, याद रखना नोबेलिस। और इनकी पॉपुलेशन कितनी है ये बता दो, कितनी पॉपुलेशन है ये? So 1,10,000. 1,10,000 1,10,000 ones, tens, 100,000, 10,000 lakh, यानी कि 1,10,000 was the population of second estate. सेकंड एस्टेट मतलब नोबेलिटी। नोबेलिटी लोगों की कितनी पॉपुलेशन है, 1,10,000। अब इन पे प्रिविलेजेस क्या थे, इनको ऑनर किस चीज का दिया जाता था ज्यादातर? सबसे पहले कलेक्ट द टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल ड्यूज यानी कि फ्यूडल ड्यूज हो गए वो ड्यूज जो लागू किए जाते थे इलीगली किन किन लोगों पे, जो बेचारे गरीब लोग थे। और जो कमोडिटीज वहां पे मिल जाती थी, जो चीजें वहां पे फ्रेंच मोनार्की में लोगों को दी जाती थी इस्तेमाल करने के लिए, भले ही वो फर्स्ट एस्टेट को भी दी जाती थी और सेकंड एस्टेट को भी दी जाती, थर्ड एस्टेट को भी दी जाती, लेकिन उन कमोडिटीज का, उन चीजों का सिर्फ टैक्स किस पे लगता था, थर्ड एस्टेट पे, इन दोनों पे नहीं लगता था। तो इनका काम सबसे पहला प्रिविलेज इनका ये था कि ये जो जितनी भी वहां पे फ्यूडल ड्यूज थे, जितने भी वहां पे इलीगल टैक्सेस थे, वो थर्ड एस्टेट से रिकवर करना। दूसरी चीज मोनोपोलाइज्ड मिलिट्री एंड स्टेट अपॉइंटमेंट, जो वहां पे मिलिट्री वगैरह हुआ करती थी, जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ करती थी, वो सिर्फ सेकंड एस्टेट से बनाए जाते थे। वो ऑनर सिर्फ सेकंड एस्टेट का था कि सेकंड एस्टेट लोग वाले अपने आप को जो है मिलिटराइज यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते थे और उनको वो अपॉइंटमेंट मिल जाता था। ये सिर्फ ऑनर किसका था, सेकंड एस्टेट का, यानी कि नोबलिस का। और उसके बाद ये कितनी परसेंट लैंड ओन करते थे, ये भी 20% ऑफ लैंड ओन करते थे। दे कंप्राइज ऑफ द 20% ऑफ द लैंड। अब बता दीजिए फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट कितनी कंप्राइज लैंड करते थे, दोनों एस्टेट मिलके? So 40%. वेरी गुड। देखिए 40% ऑफ लैंड हैव बीन कंप्राइज्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट। अब देखिए यहाँ पर इनका जो सेकंड एस्टेट का एग्जम्पशन क्या था, इनको भी टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, ये भी टैक्स फ्री थे। हालांकि जॉब्स इनके पास ही अच्छी थी, मिलिट्री जॉब्स थी, टैक्सेस भी यही इंक्लूड करते थे, फ्यूडल ड्यूज भी यही लेते थे, लैंड भी इनके पास 20% था, लेकिन इनको टैक्सेस माफ थे, टैक्सेस इन पे बिल्कुल नहीं लगते थे। और इन पे बर्डन किस चीज का था, काम किस चीज का, सपोर्ट, सेम जो इनका काम था ना यहाँ पे, मोरल ऑब्लिगेशन इन पे नहीं था, लेकिन जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे था फर्स्ट एस्टेट का, सेम वही वर्क इनको भी था, सपोर्ट द मोनार्की एंड ओल्ड रिलीजन। ये भी ये इनका काम था, मोनार्की को सपोर्ट करना। नाउ द मेन थिंग जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर हुआ है, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया, अब उनको पढ़ना है थर्ड एस्टेट, यानी कि कॉमन पीपल, ये कॉमन पीपल है। तो थर्ड एस्टेट सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पॉपुलेशन। कोई मुझे बताएगा ये फिगर कितनी है? 2 crore 50 lakh. 2 crore 50 lakh. 2,50,000. हम ये कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ पॉपुलेशन कितनी थी, 2.5 5 करोड़, crore. 2.5 करोड़ पॉपुलेशन थी। अब आप कंपेयर करिए, यहीं पे कंपेयर कर लीजिए, आपका आधा कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का यही से समझ में आ जाएगा। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी,
13 लाख। 1,30,000. यानी कि इनकी कितनी थी? 1,100,000 1,30,000 1,30,000 इनकी थी, 1,30,000 इनकी थी, और इनकी कितनी थी? 10,000 और इनकी कितनी है? 2.5 5 करोड़ पॉपुलेशन। यानी कि ये जो बंदे थे ये सिर्फ 2% ऑफ द पॉपुलेशन था, 2% ऑफ द पॉपुलेशन, और ये कितने पॉपुलेशन थे? 98%। 98%. ये 98% पॉपुलेशन कंप्राइज करता है। और दूसरी चीजें, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? देखिए, आर्टिजन्स आते थे, बेगर्स आते थे, वर्कर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, पीजेंट्स आते थे, और साथ साथ में अलॉन्ग विद द मनी पेरिश प्रीस्ट, है ना, क्या पेरिश प्रीस्ट हो गए, जो पेरिस से कुछ प्रीस्ट हुआ करते थे, पादरी वगैरह, वो भी इनमें आते थे, क्योंकि उनको उनको यहाँ फ्रांस में उनको कोई अहमियत, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो दीज वर द पीपल हु आर इंक्लूडेड इन द थर्ड एस्टेट, और दे कंप्राइज द पॉपुलेशन ऑफ 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन ये कंप्राइज करते थे। 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन, यानी कि 98% पॉपुलेशन, जिसको रूल करती थी सिर्फ 2% पॉपुलेशन। फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट। सबसे पहला भेदभाव, सबसे पहला इनजस्टिस यहीं पे समझ में आता है कि 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन को सिर्फ 2% पॉपुलेशन यहाँ रूल कर रही है, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट। अब देख लीजिए, प्रिविलेजेस, इनको कुछ भी, कोई भी प्रिविलेज इनको नहीं मिलता था। एग्जम्पशन, बिल्कुल भी किसी चीज से एग्जम्पशन नहीं था। टैक्सेस इनको पे करने पड़ते थे। और बर्डन इन पे कितना था? अब देखिए, मेन चीज, बर्डन किस किस चीज का था? सबसे पहले इनको टैक्सेस पे करने थे, टीथ, यानी कि चर्च टैक्स भी देना पड़ता। हालांकि ये इन लोगों को इजाजत नहीं थी कि ये चर्च में जाएं। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द चर्च, बट इन अ स्टेयर दे वर पेड द टैक्स ऑफ द चर्च। टीथ उसी को कहा जाता था, जो चर्च टैक्स हुआ करता था। एक तो टैक्स हो गया कॉमन टैक्स, जो वहां देना ही पड़ता था, जैसे लैंड टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, वो इसमें आते थे, ठीक है। लेकिन टीथ होता था वो टैक्स जो सिर्फ चर्च के बारे में दिया जाता, चर्च के लिए दिया जाता था, और इनसे लिया जाता था, जबकि इनको चर्च में जाने की इजाजत ही नहीं। उसके बाद टैक्स ऑन गुड्स ब्रॉट इनटू द सिटीज, जितनी भी चीजें वहां सिटीज में आती थी, बाहर की सिटीज से, जो वहां पे, यानी कि जितना भी वहां पे इंपोर्ट हुआ करता था, ठीक है, इंपोर्ट, जो भी वहां पे जितनी चीजें इंपोर्ट होती थी, उनका भी टैक्स इन्हीं को देना पड़ता था। रोड टैक्स भी, यानी कि फोर्स्ड रोड वर्क, इनको रोड, यानी कि रोड पे काम करने के लिए इनको फोर्स किया जाता था, सड़कों पे काम करने के लिए। पोल टैक्स भी इनको देना पड़ता था, इनकम टैक्स भी इनको देना पड़ता था, साल्ट टैक्स भी इनको देना पड़ता था, लैंड टैक्स भी इनको देना पड़ता था, एंड फ्यूडल ड्यूज, जो मैंने अभी कहा था, फ्यूडल ड्यूज फॉर द यूज ऑफ लोकल मैनर्स वाइन प्रेस, यानी कि जितनी भी वहां चीजें हुआ करती थी, अलग से जो कमोडिटीज देते थे। हालांकि ये चीजें, ये जो वाइन प्रेस वगैरह जितनी भी चीजें थी, यहाँ लोकल माइनर जो है, ये फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट भी यूज करते थे, लेकिन इनको टैक्स नहीं लगता था। इसका टैक्स भी थर्ड एस्टेट ही दिया जाता था। नाउ यू कैन सी दैट दिस मच ऑफ इनजस्टिस, ये सारा इनजस्टिस जो था, ये सिर्फ थर्ड एस्टेट के साथ होता था। और करता कौन था? हु आर द पीपल हु आर डूइंग दिस? फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट। First, second stage. और फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट जो है, वो मेनली कंप्राइज किसको करते थे? लुइस 16 को, बिकॉज वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। Conservative. वेरी गुड, वो कंजर्वेटिव थे, वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। और थर्ड एस्टेट जो था, ये बिल्कुल लिबरल थे। इन्होंने ये कहा था कि नहीं भाई, हमारे साथ ये सब भेदभाव, ये सब जाति नहीं चाहिए, हम भी इंसान हैं, हम तो 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है भाई, 98% पॉपुलेशन और वी, एंड यू आर ओनली द 2% पॉपुलेशन ऑफ द होल फ्रांस, एंड एल्स फोर्थ यू आर डूइंग द इनजस्टिस विद अस। ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। तो इस चीज पे फिर आगे रिवर्ट्स होते हैं। अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या मसले स्टार्ट हुए थे। ये आपको अच्छे से समझ में आया? तीनों स्टेटस को क्या क्या मिला था, किस किस में क्या क्या था, सबको समझ में आया? Yes, Yes. sir. इसका स्क्रीनशॉट लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, अब उसकी तरफ जाएंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। हाँ, What does this contemporary political cartoon says about the condition in France under the old regime? कोई मुझे बता सकता है? Anyone among you tell me the ये जो इमेज है ना, इस इमेज से क्या समझते हो आप? दिव्या, what do you mean कि ये जो इमेज है आपके सामने, आपको इस सर थर्ड स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
हाँ दिव्या, दिव्या, आई एम आस्किंग टू यू, कैन यू प्लीज Yes. टेल मी? Yes, sir. हाँ, व्हाट डज दिस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल कार्टून, ये जो कार्टून बनाए हुए, इमेज बनाई हुई, इस इमेज से आप क्या समझते हो? अभी तक हमने जो तीन स्टेटस हमने जो अभी पढ़े हैं, उनका कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये उससे थोड़ा रिलेटेड है? Yes, sir. Sir, clergy and nobility जो कि privileged class थे, वेरी सर गुड। वो अपना सर वो उनको नीचे दबा के रखते थे, थर्ड एस्टेट को, कॉमन पीपल्स को। वेरी गुड। देखिए सर इसका ये कहना सर इट इज डिस्प्लेइंग हाउ द पीजेंट्स कैरिड एंड सपोर्टेड द अदर्स। The condition of the third state. कंडीशन ऑफ द थर्ड एस्टेट, वेरी गुड, बहुत अच्छे से सब लोग बहुत सही बता रहे हैं। लेकिन अब मुझे ये बता दीजिए, इसमें तीन इंसान हैं, तीन पिक्चर्स हैं इसमें, यानी कि तीन इंसान को यहाँ बनाए गए हैं, ये बता दीजिए। अब इनमें से मुझे बता दीजिए, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये किस एस्टेट को बिलोंग करता है? Clergy, first state. सर क्लर्जी फर्स्ट स्टेट। ये वाला, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। Nobility. Sir, nobility. Nobility. ये क्लर्जी। Clergy. और ये Common people. Third state. सर कॉमन थर्ड स्टेट। Common. अब ये हमें नोबेलिटी किस चीज से लगा? क्योंकि ये एक सिक्योरिटी पर्सनल है, यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी पर्सनल के रूप में है, क्योंकि इसके पास एक लाठी भी है और सिक्योरिटी तरीके से इसने वो यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। बिकॉज जो सिक्योरिटी वहां पे एम्प्लॉयमेंट होता था, यानी कि जो वहां पे फोर्सेस के एम्प्लॉयमेंट होता था, वो नोबेलिटी लोगों को मिलता था। ये जो है ये एक फादर टाइप है इंसान, यहाँ पे इसको क्लर्जी यानी कि फर्स्ट एस्टेट कहा जाता है। और इनके पाँव के नीचे जो दबा हुआ इंसान है, जो यहाँ पे पेड़ को एक तरीके से मतलब लात रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से बचाना भी है अपने आप को, और ऊपर से इनसे भी बचाना है, जिसको इसने हाथ से दबा के रखा है। यहाँ पे देखिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट, पैर से इसको दबा रखा है ताकि इससे भी इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, चोट ना पहुंचे, और यहाँ हाथ से दबा रखा है ताकि इनकी वजह से इसकी जान भी न चली जाए। तो दोनों तरीके से ये देखिए, ये इनके नीचे दबा हुआ है, तो दिस इज द कॉमन। ये वो लोग हैं जो बेचारे पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो बेगर्स थे, ये वो लोग। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे इस पिक्चर से हमें थोड़ा सा समझ में आ गया कि क्लर्जी कैसे हुआ करते थे, नोबेलिटी कैसे हुआ करते थे, और पीजेंट्स कैसे हुआ करते थे। अब जो मेन चीज है हमें नाउ इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द ओल्ड रिजीम, यानी कि फ्रांस में इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस वक्त। सबसे पहले हम ये थोड़ा सा इस तरीके समझेंगे कि इकोनॉमिक यानी कि पैसा किस तरीके से आता था वहां पे। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी हियर? फ्रांस इकोनॉमी वाज बेस्ड प्राइमरली ऑन एग्रीकल्चर। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम पर्पज व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रांस की जो इकोनॉमी थी ना, वो इकोनॉमी जो थी बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दे दीजिए बेटा, 1 सेकंड, एक कॉल आ रहा है, 1 सेकंड प्लीज। हाँ ओके, सॉरी। सो इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रिजिम? कोई मुझे बताएगा? अंडर द सोसाइटी The France एंड between इंस्टीट्यूशन ऑफ Society and the फ्रांस political बिफोर 1789। institution before 1789. 478 में. वेरी गुड। 1789 से पहले जो फ्रांस था, उसमें जो है इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या थी, किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी व्हाट वाज द सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो फ्रांस इकोनॉमी वाज बेस्ड प्राइमरली ऑन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी वहां की इकोनॉमी। ये पॉइंट याद रखना सब लोग, मैं कह रहा हूं, इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन पीजेंट फार्मर्स ऑफ फ्रांस बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन।
पीजेंट फार्मर जो थे, पीजेंट फार्मर्स यानी कि पीजेंट फार्मर्स कौन थे? जो अभी कॉमन पीपल हैं, जो इसमें थर्ड एस्टेट में रहते हैं, पीजेंट फार्मर्स, उन पे एक बर्डन हुआ करता था किस चीज का? टैक्सेशन का। उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ये पहले भी था और फ्रांस में मोनार्की आने के बाद भी था, लुई 16 के बाद भी था। उसके बाद तीसरा, पुअर हार्वेस्टर्स मेंट दैट पीजेंट्स हैड ट्रबल पेइंग देयर रेगुलर टैक्सेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो भी वहां पे जितने भी गरीब लोग वहां पे हुआ करते थे, चाहे पुअर हार्वेस्टर्स मेंट दैट, इसका मतलब पुअर हार्वेस्टर्स का मतलब हो गया यानी कि जो भी वहां गरीब लोग थे जिनके पास जो भी सोर्स हुआ करता था, चाहे किसी के पास एक थोड़ी सी भी खेती होती थी, उसके पास सिर्फ अपने लिए वहां पैसा वो बनाता था, या उसके लिए अपने लिए थोड़ा सा कुछ भी फूड खाने पीने की चीजें वो बनाता था, उस चीज का भी उसको टैक्स पे करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा ट्रबल था। इट वॉज द बिगेस्ट ट्रबल। ये एक रेगुलर टैक्स के बेसिस पे था, याद रखना। रेगुलर टैक्स के बेसिस पे ये एक बिग ट्रबल था। किनके? पुअर पीपल्स पे, जो पीजेंट्स थे वहां पे, जो बेचारे पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे। एंड देन certainly could not afford to have their taxes raised। और आगे जाकर फिर यही जो टैक्सेस ज्यादा बढ़ते गए और इन लोगों के बीच में अब इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि अब ये इतना ज्यादा टैक्सेस पे कर पाएंगे। तभी जाकर फिर आगे क्या होती है? लड़ाई होती है। नाउ ये थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन थी, ये बेटा याद रखिए, ये इकोनॉमिक कंडीशन थी ऑफ ओल्ड रिजिम, यानी कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन थी बिफोर द 1789 में, कि लोगों को जो है, लोग वहां पे किस पे बेस्ड थे? इकोनॉमी के बेसिस पे, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। जो पीजेंट्स थे उन पे बर्डन था टैक्सेस का, ठीक है। और पुअर पीपल जो थे उन पे एक बहुत बड़ा ट्रबल था, वो रेगुलर टैक्सेस का एक बर्डन था। और ये जो रेगुलर टैक्सेस का बर्डन था, ये बेचारे आगे जाकर इसको अफोर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एजिटेशन और बहुत ज्यादा रिवोल्ट जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आगे जाकर। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, फ्रांस इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या हो गया? अभी जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा था इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी वहां पे? नाउ फ्रांस इज बैंकरप्ट का मतलब क्या हो गया? कोई बताएगा? मुनाफ? सर या ट्रेजरी खत्म हो गई मतलब। सर एम्प्टी ट्रेजरी। एम्प्टी ट्रेजरी होगी। हाँ, ट्रेजर एम्प्टी हो। मतलब हो गया, resources इट इज नहीं। रिलेटेड टू द इट इज रिलेटेड टू द मनी। ये पैसों से रिलेटेड है कि फ्रांस जो है वो बिल्कुल खाली हो गया था, अब उसके पास कोई पैसा नहीं रहा था। उसकी वजह क्या थी? ना वी विल रीड वन बाय वन। पहला, जो अब जो मोनार्की किंग आया था जिसका नाम लुई 16 था, उसने लेविश मतलब हो गया क्या? खत्म करना एकदम से। उसने मनी को खत्म किया ऑन हिमसेल्फ एंड रेजिडेंसीज लाइक वर्सली। जितना भी पैसा उस वक्त ट्रेजरी में था, जो भी पैसा वहां मौजूद था, जितना कुछ वहां प्रेजेंट था पैसा, उसने, उस बंदे ने क्या किया? वो सारा का सारा पैसा उसने खुद पे, हिमसेल्फ, एक तो खुद पे, और दूसरा जितने भी रेजिडेंट उसके वर्सलीज क्या थी? कोई बताएगा वर्सलीज कौन सी जगह थी? सर पैलेस का नाम। कोर्ट ऑफ किंग। वेरी गुड। Sir, इट वाज द नेम ऑफ द पैलेस, जहां पे लुई 16 अपनी, जो उसकी बीवी थी, उसकी बीवी का नाम क्या था? मैरी एंटोनियट। वेरी गुड, Mary मैरी एंटोनिटी। Antoinette। मेरी एंटोनिटी है, मेरी एंटोनिटी है। ये नाउन है, आप कुछ भी पढ़ लो लेकिन बस अच्छे से पढ़ लो। मेरी एंटोनिटी उसका नाम है, ठीक है। वो उसकी बीवी थी। तो इस बंदे ने फ्रांस का जितना भी पैसा था, इस बंदे ने, इसके ये जब रूल में आया, थ्रोन पे आया, सबसे पहले इसने जितना भी पैसा था अपने ऊपर खर्च कर दिया, सारा का सारा। और साथ साथ जितने भी इसके महल में रेजिडेंट्स थे, है ना, कि उसकी बीवी, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, सब पे खर्च कर दिया। क्वीन मैरी एंटोनिटी वाज सीन एज द वेस्टफुल स्पेंडर। वेस्टफुल स्पेंडर क्या हो गया? जो ज्यादा खर्च करें। खर्च, हाँ। फालतू के खर्च। ये एक ऐसी क्वीन थी, है ना, ये एक ऐसी क्वीन थी जो मानी जाती है वेस्टफुल स्पेंडर, यानी कि खामा के पैसे खर्च करना, खामा खर्चा, फजूल खर्चे, जिसको हम कहते हैं फजूल खर्च। तो ये ऐसी बंदी थी, ये एक ऐसी क्वीन थी जिसने पैसा सिर्फ खामा का खर्चा करवाया था। किससे? लुई 16 से। कि भाई मुझे वो ड्रेस चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे वो महल चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, जैसे चाहिए। तो हर जगह का पैसा इसने अपने ऊपर लगवाया, ठीक है। देन गवर्नमेंट फाउंड इट्स फंड्स डिप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर।
और साथ साथ में गवर्नमेंट ने क्या लगा कि गवर्नमेंट जो वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट काम करती थी जो 16 के दौरान, तो उन्होंने देखा उनके जो फंड्स थे वो डिप्लीटेड है। डिप्लीटेड मतलब हो गया खत्म होना, है ना। तो जो भी फंड्स थे उन्होंने देखा सारे फंड्स खत्म हो रहे थे। क्यों? एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर्स जो हुआ करती, लड़ाइयां जो हुआ करती थी। कौन सी लड़ाइयां? इंक्लूडिंग द फंडिंग ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। उस वक्त एक रेवोल्यूशन भी चल रहा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी चल रहा था, जिसमें वो लोग पैसा लगा रहे थे फ्रांस में। उस वक्त फ्रांस से ये लोग उसमें पैसा भी लगा रहे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा था वो भी कम हो रहा था, क्योंकि वो वॉर्स में पैसा लगा रहे थे। एक तो ऑलरेडी जो लुईस 16 था वो मनी ऑलरेडी उसने अपने ऊपर खर्चा किया था। अब जितना थोड़ा सा बचा था वो क्वीन एंटोनिटी अपने ऊपर लगवा रही थी, ठीक है, सारा का सारा फजूल खर्ची। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास अगर कुछ बचा हुआ था फंड्स वगैरह, तो वो सारा डिप्लीट हुआ था। किसकी वजह से? वॉर की वजह से। देन डिफिसिट स्पेंडिंग, अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर मनी देन इट टेक्स इन द टैक्स रेवेन्यू। डिफिसिट स्पेंडिंग हो गया कि खामखा उन जगहों पे खर्चा करना जहां पे जरूरी नहीं होता था। जो इनका फायदा पहुंचता था, जितना ये कमाते थे, यानी कि टैक्सेस से जितना रेवेन्यू आता था। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, जितना हम यहाँ टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो हम जीएसटी भर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जब हर साल का रिकॉर्ड आता है कि इतने करोड़ हमारे पास टैक्सेस आ गए, फॉर एग्जांपल ले लो 10 करोड़ रुपया टैक्सेस आ गए इंडिया के पास, लेकिन उल्टा इन्होंने खर्चा किया 20 करोड़ रुपया। अब मुझे बता दीजिए 10 करोड़ का तो घाटा ही हो गया ना गवर्नमेंट को। यस सर। Yes, sir. दिस इज द थिंग। डिफिसिट स्पेंडिंग इसी को कहते हैं कि वहां खर्च करना है जहां इनको जरूरत नहीं थी, खामखा का खर्चा लग गया, ठीक है। और गवर्नमेंट ने स्पेंड मनी वहां किया जहां इनको नहीं करना चाहिए था, और जितना इनको टैक्स वापस आ रहा था, जितना टैक्स वापस आ रहा था उससे ज्यादा कहीं ये खर्च करते, जिसकी वजह से भी और इनका क्या हुआ था? पैसा लॉस हो रहा था, ट्रेजरी खाली हो रही थी। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिविलेज्ड क्लासेस वुड नॉट सबमिट टू बीइंग टैक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, टैक्सेस कौन पे कर रहे थे? Third state. थर्ड स्टेट। वेरी गुड, ओनली थर्ड स्टेट वाज द पेइंग। Members of the third state. सिर्फ थर्ड स्टेट जो था वो टैक्सेस पे कर रहे थे। और पैसा कम होने का वजह ये भी था कि जो वहां प्रिविलेज्ड क्लासेस कौन कौन सा क्लास था? First and First second. and second. उन लोगों के पास वो लोग टैक्सेस ही नहीं दे रहे थे, वो तो टैक्स फ्री लोग थे। तो ये भी एक रीजन था कि जो फ्रांस में पैसा कम होना, बैंकरप्ट यानी कि ट्रेजरी खत्म होने का, ये भी एक रीजन था कि प्रिविलेज्ड क्लासेस जो थे वो सिर्फ पैसा ले रहे थे, दे नहीं रहे थे गवर्नमेंट से, वो पैसा ले रहे थे, उल्टा टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे, तो ट्रेजरी तो खाली होगी, जाहिर सी बात है। तो दिस इज द फ्रांस एज ए बैंक यानी कि फ्रांस का जो पैसा था वो किस तरीके से खत्म हो गया, और क्या क्या चीजें थी जिन चीजों की वजह से फ्रांस का जो पैसा वो कम होता जा रहा था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, जो अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, एक सेकंड। समझ में आ रहा है अच्छे से? देखो ये हम थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं हर एक चीज यहाँ पे, इसी वजह से थोड़ा सा मैं चीजों को थोड़ा माइन्यूटली बता रहा हूं। नाउ सी दिस इज द पैलेस ऑफ वर्सेलिस एज सीन फ्रॉम द गार्डन। ये मैंने आपके लिए रखा ताकि आपको समझ में आ जाए पैलेस ऑफ वर्सेलिस था कैसा, और क्यों वहां पे इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, क्यों लुईस 16 जो था बंदा इसी के अंदर बैठ के सारा का सारा फ्रांस का पैसा खाया जा रहा था। देखो ये जो है ये पैलेस था, वर्सेलिस का पैलेस ये था जहाँ पे लुईस 16 बैठकर रूल करता था, और वो बंदा कभी इस पैलेस से बाहर नहीं आया था। लोग वहां जाते थे मिलने के लिए, जाहिर सी बात है वो एक मोनार्की किंग था, उसको क्या जरूरत थी कि वो लोगों के पास जाता। लोगों पे जाने के लिए लीडर्स कब जाते हैं? जब कौन सी गवर्नमेंट होती है? Democracy. वेरी गुड, जब डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम तो इनकी वजह से हैं, इनकी वजह से हम हैं, तभी वो लोग जाते हैं लोगों के पास मिलने के लिए, बातें करने के लिए, ताकि उनको पता है ये लोग हमें कल बनाएंगे। लेकिन मोनार्की में उनको पता ही नहीं होता, उनको पता होता है कि हम किंग हैं, हम ही रहेंगे। तो दिस इज द पैलेस ऑफ वर्सेलिस। आपको लग रहा होगा इधर थोड़ा ये ब्लैक एंड व्हाइट है, पुरानी इमेज है, ये थोड़ा सा लग रहा होगा कितना अच्छा है, ये थोड़ा पूल है यहाँ पे ये देखो कितनी ग्रीनरी है, वो पैलेस है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द पैलेस, ये पैलेस है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो ये पैलेस था वहां का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दिस वाज मैरी एंटोनिटी। ये इमेज मिली थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि मैरी एंटोनिटी थी कैसे। कभी कभार आप बताओगे कि सर वो मैरी एंटोनिटी, तो मैंने सोचा आपको दिखाई दूं। ये मैरी एंटोनिटी बंदी, ये
इसके ये बच्चे हैं, इसकी बेटी और इसका बेटा, ठीक है। इसके 2 बेटियां थी शायद और एक बेटा था, वो भी हम आगे बढ़ेंगे इसमें, मैं बता दूंगा उसका नाम क्या था, इसके बेटे का नाम क्या था और इसकी बेटियों का नाम क्या था। इसका बेटा जो था वो फिर मर जाता है और बेटी जो है वो ननिहाल चली जाती है, यानी कि माँ के अपने जो इसके वो होते हैं इसके माँ के बाप वगैरह जो होते हैं, मामा वगैरह, वहां चली जाती है, ननिहाल चली जाती है इसकी बेटी। और बेटा जो है वो फिर आगे मर जाता है, उसको प्रिजन किया जाता है। तो दिस वाज द मेरी एंटोनिटी, द वाइफ ऑफ, ये किसकी वाइफ थी? Louis 16. Louis 16. लुईस 16, ठीक है। आज तक कभी मेरी एंटोनिटी को देखा था? No, sir. No, हाँ। sir. देखिए द 3 स्टेटस जो हमने इससे पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम बताया था, दिखाया था, लेकिन अब थोड़ा सा और मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा और एक डायग्राम मिला था 3 स्टेट्स के बारे में। 3 स्टेट्स में ये दिखाए गए हैं। देखो आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा होगा, ये जो बंदा है ये नोबिलिटी का होगा, ठीक है, ये नोबिलिटी का होगा। यहाँ पे कंटेम्परेरी कार्ड शोइंग द 3rd स्टेट, ये तो 3rd स्टेट है, वेलकमिंग द नोबल्स एंड द क्लर्जी पीपल। ये जो है ना ये जो है ये 3rd स्टेट का हो गया। आपको क्यों लग रहा है ये 3rd स्टेट का हो गया? कोई रीजन है? सर इसकी ड्रेस देखिए। एक तो इसकी ड्रेस देखकर, दूसरा एक बैकग्राउंड में इसका घर भी दिख रहा है सर। वेरी गुड, बैकग्राउंड में इसका घर जो है यहाँ पे देखिए कितना बेचारा टूटे फूटा घर है इसका। और यहाँ पे एक मुर्गी भी दिखाई दे रही है, मुर्गी क्योंकि ये बेचारा मुर्गी वगैरह पालते थे, इन्हीं को बेचकर फिर ये पैसे कमाते थे। दिस वाज द थिंग। तो ये चीजें समझने की होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लाई है ताकि आप लोग इन चीजों को समझ लो अच्छे से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये है, ये बंदा होगा फादर, ये होगा नोबिलिटी और ये होगा 3rd स्टेट। हाँ बेटा बताओ, कोई बोल रहा है कुछ? No, sir. चलिए ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और स्लाइड हम दिखाएंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द, अब तक जो हमने सारा पढ़ा, सारा कुछ हमारे समझ में आ गया कि क्लर्जी लोग कैसे हुआ करते थे और कॉमन जो बेचारे थे वो कैसे हुआ करते थे, नोबल कैसे हुआ करते थे, मेरी एंटोनिटी कैसी थी, ठीक है। आगे जाकर हम लुईस 16 को भी देखेंगे, डोंट वरी, वो एक सस्पेंस रख रहा हूं मैं, आगे जाकर लुईस 16 को भी देखेंगे अच्छे से। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अब ये सारी चीजें, क्लर्जी लोग, नोबेलिटी लोग टैक्सेस जो पे करते थे वो सिर्फ कॉमन पे करते थे। फ्रांस में ऑलरेडी वहां पैसा बहुत कम था, ट्रेजरी वहां खाली हो रही थी और लोग देख रहे थे कि टैक्सेस बेचारे पे कर रहे थे सिर्फ गरीब लोग, अमीर लोग तो टैक्स पे ही नहीं कर रहे थे जबकि पैसा उनके पास था। अब ये सारी चीजें मिलकर अब क्या हुई, एक मीटिंग हुई थी। देयर वाज अ मीटिंग जिसको कहा जाता था मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल हो गई, यानी कि तीनों स्टेट्स की एक मीटिंग हो गई थी, स्टेट जनरल की एक मीटिंग बनाई गई। इसमें क्या कहा गया, वोटिंग वाज कंडक्टेड बाय स्टेट्स, सारे स्टेट जितने भी 3 स्टेट्स थे सबसे वोटिंग ली गई। ईच स्टेट हैड ए 1 वोट, एक एक स्टेट का एक 1 वोट था। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स कुड ऑपरेट एज ए ब्लॉक टू स्टॉप द 3rd स्टेट। ये देखिए यहां पर भी एक बहुत बड़ा भेदभाव, बहुत बड़ा इनजस्टिस था। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट यानी कि क्लर्जी और नोबलिटी के पास ये हक था, ये ऑर्डर था कि वो एक ब्लॉक मतलब वो बंद कर सकते थे, वो रोक सकते थे। किनको रोक सकते थे? 3rd स्टेट को। वो 3rd स्टेट को रोक सकते थे जब वो अपने यानी कि वोट देने के लिए जा रहे थे, जब वो अपनी जब ये इलेक्शन हो रहा था, यानी कि मीटिंग हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, वो चाहे देखो जाहिर सी बात है उनको पता था, इनको पता था, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट था इनको पता है ये सारे के सारे आके वोट देंगे तो ये अपने लीडर्स को वोट देंगे, ये अपने हक में वोट देंगे। तो इसीलिए जो था लुईस 16 का ही ऑर्डर था कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है आप लोग 3rd स्टेट को रोक लो, वहां से इनको कम लोगों को यहां आने दो, भले ही आप उनको मारो, इनको भगाओ, इनके लाठी चार्ज करो, इनको बंद रखो, इनको प्रिजन करो, जो भी करो, लेकिन ये नहीं पहुंचने चाहिए वोटिंग स्टेशन पे जहां पे वोटिंग हो रही। मेनली जो पॉइंट था वर्सली। अब देखिए यहाँ पे दिस वाज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे स्टार्ट होता है एजिटेशन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेट प्लस सेकंड स्टेट वर्सेस 3rd स्टेट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो था ये एक साथ काम कर रहे थे मिलके, और ये किसके खिलाफ काम कर रहे थे? 3rd स्टेट के खिलाफ। Representatives from the 3rd state demanded that voting be by population. इनका ये था कि जो वोटिंग है वो पॉपुलेशन के जरिए से की जाए, यानी कि जितने लोग थे
उतने लोग वोट देंगे। अब खुद ही बता दीजिए, फर्स्ट एस्टेट के पास कितना था, 1,13,000। सेकंड एस्टेट के पास कितना था, 1,10,000। अगर वो वोट देंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास तब भी कम होते, और थर्ड एस्टेट अगर वोट देता तो वो तो मेजॉरिटी बन जाती इनकी। इनका डिमांड यही था। हाँ बेटा, तो इनकी डिमांड यही थी कि जो फर्स्ट हाँ तूफा, यू वांट टू टेल समथिंग? ओके, देन दिस वाज द एक्चुअली द रिवॉर्ड। ये एक रिवॉर्ड बन गया था, ये एक लड़ाई बन गई थी, ये एक स्ट्रगल बन गया था किस किस के बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के साथ ये दोनों मिलके किसके बीच में, थर्ड एस्टेट के बीच में। थर्ड के साथ ये दोनों लड़ रहे थे, किसके लिए, वोटिंग के लिए, कि इनको वोटिंग करने ना दिया जाए। और थर्ड एस्टेट चाह रहा था वोटिंग जो हो वो बाय पॉपुलेशन हो, यानी कि बाय पर्सन हो, एक एक इंसान को अपना वोट दिया जाए। तो इसकी वजह से क्या हो, एक पॉइंट होता है डेड लॉक रिजल्ट। डेडलॉक रिजल्ट का मतलब हो गया कि अब एक खून खराबा स्टार्ट हुआ वहीं पे, उसी जगह जो यहाँ पे स्टेट जनरल्स की मीटिंग हो रही थी वोटिंग के लिए। अब वहां पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा खून खराब हुआ, लड़ाई हो गई, बहुत बड़ा दंगा हो। क्यों? क्योंकि ये बेचारे जो थे ना तो इनको सुख चैन मिल रहा था। अब जब इनको सुख मिल रहा था एक जगह पे कि अब वोटिंग हो रही थी और ये लोग जाकर वोट देंगे, और इनको रोका जा रहा था, ब्लॉक लगाए जा रहे थे, थर्ड एस्टेट को रोका जा रहा था, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट। तो ये लोग बेचारे बहुत ही ज्यादा भावनाओं में आ गए, और उसमें आकर फिर उन्होंने क्या किया, इनको बहुत एंगर आ गया, गुस्सा आ गया, तो दब जाकर वहां पे लड़ाई हो गई, तांडव स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब वो तांडव आगे जाकर क्या चीज लाता है, कौन सी चीज आगे जाकर वो लाती है, वो हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए आगे जाकर फिर यही होता है मेनली, वो हम कल पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, कि टेंस कोर्ट होता है, टेंस कोर्ट में होता है ये लोग जो थर्ड एस्टेट जो होते हैं ये लड़ाई करते हैं, लड़ाई के साथ ये जो बहुत बड़ा खून खराबा होता है, और ये अपनी एक नया एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है नेशनल असेंबली। ये थर्ड एस्टेट बनाता है, अब अपनी एक असेंबली बनाते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं नेशनल असेंबली। और वो नेशनल असेंबली जो होती है, लुईस 16 रेस्पॉन्डेड टू द लॉकिंग द थर्ड एस्टेट आउट ऑफ द मीटिंग। ये जो मीटिंग हो रही थी जहां पे नेशनल असेंबली कायम कर दी गई, तो लुईस 16 ने ऑर्डर दे दिया कि इन थर्ड एस्टेट को बंद किया जाए, लॉक कर दिया जाए मीटिंग यहीं पे। ठीक है, इनके जितने भी लीडर्स हैं इनको प्रिजन किया जाए, बंद किया जाए। देन थर्ड एस्टेट relocated to a nearby tennis court where its members vote to stay together and create a written constitution for France। और थर्ड एस्टेट जो है इसी टेनिस कोर्ट के बाहर, इसी टेनिस लॉन के बाहर एक मतलब एक ग्राउंड था, टेनिस कोर्ट था। ठीक है, टेनिस कोर्ट इसीलिए इसका टेनिस कोर्ट नाम पड़ा है, टेनिस कोर्ट। ठीक है, वर्सरीज के बाहर एक कोर्ट था, टेनिस कोर्ट, उसी में बैठकर ये सारे के सारे जो थर्ड एस्टेट थे, जितने भी मेंबर्स थे, वहां पे बैठकर इन्होंने क्या किया, ये दे हैव क्रिएटेड ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। इन्होंने कहा कि हम अपने जरिए से अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हम लिखेंगे। अब हम किसी के मोहताज नहीं है, बिकॉज वी आर द मेजर पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस। हम 2.5 करोड़ लोग हैं। अभी तक जितना जुल्म जाति, जितना इनइक्वालिटी, जितना भी हमारे साथ जो भेदभाव, जितना भी हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, वो सब तो सही है, लेकिन अब हम आगे नहीं सहेंगे। ना तो हमें पर्सनल वोट देने का हक दे दिया, ना तो हमसे टैक्सेस कम किए गए, ना तो हमें सोसाइटी में उतना ज्यादा प्रिविलेज दिया गया। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अब जब लास्ट में एक वोटिंग हो रही थी, वो वोटिंग भी हमसे छीनी गई, हमें ब्लॉक किया गया, हमें बंद किया गया एक ही जगह से। तो इसलिए क्या हुआ कि ये लोग उसी टेनिस कोर्ट के बाहर, वहां जो मीटिंग हो रही थी, कहाँ पे मीटिंग हो रही थी, स्टेट जनरल के बाहर, वहां पे एक टेनिस कोर्ट था, उसी में बैठ के इन्होंने कहा कि हम लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ऑन June 23, 1789, Louis 16 on 23rd of June 1789, Louis 16 relented. He ordered the three estates to meet together as the National Assembly and vote by population on a constitution for France। अब जब ये सारा कुछ पता चला लुईस 16 को कि ये लोग अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, इन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई है, ये लोग खामखा बाहर इतना ज्यादा दंगा कर रहे हैं, तो अब इसने क्या कहा, 23rd of June 1789 की बात हो रही है, जब लुईस 16 ने कहा ऑल द थ्री एस्टेट्स, क्लेरिजी, नोबेलिटी एंड कॉमन, सबको ये कहा कि ठीक है भाई,
एक काम करते हैं, आप लोगों ने जो ये नेशनल असेंबली बनाई है, इस नेशनल असेंबली के तहत अब क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और हर एक इंसान को वोट देने का हक मिलेगा, ठीक है, ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा फ्रांस के लिए। ये एक झूठ था एक्चुअली, ये भी एक धोखा था, किसके लिए, थर्ड एस्टेट के लिए एक धोखा था एक्चुअली। सिर्फ उनको बुलाना था वर्सलीज में, वर्सलीज के पैलेस में उनको बुलाना था, और वहां भी उनके साथ बहुत ज्यादा जाति होती है, और उसी जाति की वजह से फिर आगे क्या होता है, वो लोग बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करते हैं, वहां लोगों का कत्ल होता है, और आगे जाकर फिर लुईस 16 को भी कत्ल कर दिया जाता है। वो आगे की कहानी है, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ तक आज पढ़ा कि नेशनल असेंबली जो क्रिएट हुई कब, 23 जून 1789 में, और इस नेशनल असेंबली के तहत लुईस 16 ने ऑर्डर दे दिया सारे एस्टेट्स को, यानी कि 3 एस्टेट्स को ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई, आप लोगों ने नेशनल असेंबली क्रिएट कर दी, अब हम क्या करेंगे, इसी के तहत वोट देंगे बाय पॉपुलेशन, यानी कि बाय पॉपुलेशन, बाय पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू वोट होगा, हर एक इंसान वोट देगा। और किसके लिए वोट देगा, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और उसके लिए आप सबको वोट देना पड़ेगा, ऑल द 3 स्टेट्स। तो दिस वाज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट, लेकिन आगे जाकर हम पढ़ेंगे ये एक धोखा होता है, ये एक्चुअली में एक रियलिटी नहीं होती है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। यहाँ तक हमने आज पढ़ा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राखी यू गॉट द पॉइंट, अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई? फारिया? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बताइए। सर क्या ये चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर से लिंक होगा? हाँ, ये क्लास 10th के नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप। एक सेकंड, अगर यहाँ पे होगा ना तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी एक सेकंड रुक जाइए, कहाँ गया, 1 सेकंड। हमारा जो ये, हाँ वेरी गुड, इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ लिंक दिखाता हूँ। ये आपके सामने आ गया, अभी जो मैंने ओपन किया ये आपके सामने आ गया बेटा? No, sir. अभी तक नहीं आया? एक सेकंड। No, sir. हाँ, No, sir. पहले वाला ही दिख रहा है। अब आ गया? No, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, आ गया। क्या लिखा है? Classes. हाँ, ये जो मैंने अभी इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था Intro कल, है। है ना, तो वही है ये। देखिए इसी में नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। हम आज क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा लेसन हम पढ़ रहे हैं अभी? French Revolution. वेरी गुड, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वाला लेसन, इधर देखो, ये वाला है, ये वाला लेसन पढ़ रहे हैं बेटा। आपने अभी पूछा था ना, मैं बता रहा हूँ, ये वाला लेसन हम अभी पढ़ रहे हैं। और इसके साथ 10th में कौन सा लेसन लिंक कर रहा है, ये वाला लेसन लिंक कर रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके सर। इसको पढ़ने के बाद ये जब खत्म होगा और उसके बाद हम डायरेक्टली ये वाला लेसन उठाएंगे, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे साथ साथ में। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि जहां जहां 2 लेसन 9th और 10th का लिंक करेगा, उन 2 लेसन को हम एक साथ पढ़ेंगे, ताकि हमें एक कंटिन्यूटी में एक समझ में आ जाए। मैंने कहा ना, कल भी मैंने एग्जांपल दिया ना, कि जब आप किसी चीज को ऑलरेडी जानते हो, यानी कि किसी जगह के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ते हो, फिर उस जगह में जाते हो, तो आपको वो जगह समझने में दिक्कत नहीं आती। क्या एग्जाम्पल ले लो एग्जामिनेशन का, जब आप किसी लेसन को पहले ही पढ़ते हो अच्छे से, बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और एग्जामिनेशन में जब वो क्वेश्चन आता है तो आपको उधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होती, आपका दिमाग एकदम स्विच होता है कि ये तो मैंने उस दिन पढ़ा था। इसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे मैच करते हैं, और जब हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे तो एकदम से बहुत सारे चीजें जो है वो डायरेक्टली हमारी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, इसी वजह। ओके, यस सर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। यहाँ तक हमने पढ़ा, याद रखना, स्लाइड नंबर 12 तक हमने पढ़ा था, 10th कोड तक हमने पढ़ा है, यानी कि नेशनल असेंबली तक हमने खत्म किया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर, जो हम कल पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और डीपीटी इसका, हाँ डीपीटी इसका अभी भेजा है, तो वो शायद आपको कब लगेगा, वो टाइमिंग आपको मिल गई होगी। कितने बजे लगती है? सर 9 o'clock। ओके, 9 o'clock पे आपको डीपीटी मिल जाएगी, और इसके नोट्स भी आपको कल या आज में मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, ठीक है? Okay, sir. PPT शेयर कर दी। हाँ, ये जो है डीपीटी भी मिलेगी, और इसका ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी भी मैं शेयर करूंगा जब ये खत्म कर दूंगा मैं लेक्चर। ओके, Thank you, sir. डोंट वरी, हर चीज मिलेगी, हर चीज मिलेगी।
अच्छे से मिलेगी आपको। आपको वाटरमेलन भी मिलेगा, केला भी मिलेगा, आपको अंगूर भी मिलेगा, सेब भी मिलेगा, है ना। लेकिन कभी कभी आपको मिर्ची भी खानी पड़ेगी, तीखा भी मिलेगा, तो इसलिए तैयार रहो। चलिए, हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही है फुल, आप प्लीज एक बार फिर से बता दो। एनटीएससी में एसएसटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। हाँ देखो, एनसीईआरटी इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी एग्जाम। एनटीएससी में एनसीईआरटी से भी आते हैं, और साथ साथ एनसीईआरटी के अलावा जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एनसीईआरटी का बनाया हुआ पीपीटी ही है, लेकिन इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि एनसीईआरटी ही है, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो एनसीईआरटी का है। मान लीजिए 80 to 90% एनसीईआरटी ही कंप्राइज करता है वहां मेन थिंग। उसके अलावा 10-15% जो है वो वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, जनरल नॉलेज, उन पे बेस करता है, वो एसएसटी में जो रिलेटेड होता है। लेकिन मेन जो है मैं बेस कहूंगा एनटीएससी में, वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप कल यूपीएससी के एग्जाम में भी आगे जाओगे, बिकॉज यूपीएससी के एग्जाम में भी एनसीईआरटी को ही ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। दिस इज द थिंग। सो ओके, कैन आई लीव द क्लास नाउ? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। Yes, sir. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। Allah Hafiz, Bye, sir. sir. Bye, sir. Sir. ओके चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट।